पिछले 5 दिनों से राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे का अंतिम एपिसोड दिल्ली में जाकर खत्म हो गया। वहां स्पष्ट हो गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आलाकमान सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रख दी है। मुख्यमंत्री बने रहने के सवाल पर भी अशोक गहलोत ने इसका निर्णय सोनिया गांधी के हाथ में ही होने की बात कही। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहां पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यों में कसावट लाने के लिए आगामी 8 और 9 अक्टूबर को राज्य भर के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस लेंगे। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय हो गया है ऐसी कॉन्फ्रेंस किए, इसलिए सभी को अवगत करा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान नए जिलों के एसपी कलेक्टर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। उन्हें भी नए जिलों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हाँ, कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होने वाला है 8-9 तारीख को, और बहुत दिनों से ये लंबित था, ना उसे इसमें करेंगे। ठीक है। प्रशासन की उपस्थिति में परसा कोल खदान के लिए हसदेव के जंगलों की कटाई निरंतर जारी है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। हसदेव के जंगलों की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता वहां पहुंच न सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कटाई स्थल पर जाने नहीं दिया गया। अभी स्थिति ये है कि ये तो हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमको जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये है कि इनके जो मोनोपोली है, बीजेपी और कांग्रेस की जो कॉरपोरेट के गोद में बैठने की जो मोनोपोली है, उसको एक्सपोज अपन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा घटिया और नकली खाद के वितरण होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टेस्ट में भी खाद फेल हो गए, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। ये कृषि विभाग में इस बार घटिया नकली खादों का पूरा वितरण हुआ और टेस्ट में सब फेल हो रहे हैं। किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सप्ताह पूर्व दाखिले को लेकर एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था,
लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और NSUI के दोषी छात्रों को छोड़ दिया। इसी एक तरफा कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर SP ऑफिस का घेराव किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि पुलिस पारदर्शिता अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जांच एजेंसी ED, IT और CBI भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संगठनों की तरह कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संस्थाएं पार्टी का आदेश मानकर विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों के घरों और ठिकानों में दबिश देकर डराने का काम करने लगी हैं। ED, CBI, IT भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ की भांति काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को देश भर में लागू करने के लिए ED और IT पूरी तन्मयता से जुटी हुई हैं। भूपेश बघेल जी उनकी इस बदनीयती को लगातार उजागर कर रहे हैं, दमदारी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट होना स्वाभाविक है। आखिर उनके मोर्चा संगठनों की पोल जो खुल रही जनता के बीच में, यदि भारतीय जनता पार्टी के बयानों से स्पष्ट होता है कि वो उनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, वो ED, CBI, IT के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं। यदि वो बदनीति से कोई काम करेंगी तो इस प्रदेश का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री उसका विरोध करेगा। तो यदि वो सही है तो इसकी तरफ से जवाब ED, IT की तरफ से आना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस संवैधानिक हैसियत से ED, IT के पैरोकार बने हुए हैं? छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़ के गांव लोहारी के शासकीय स्कूल के शिक्षक की करतूत सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस शिक्षक का नाम खटानंद यादव है और यह स्कूल परिसर में शराब के नशे में धुत पाया गया। इस शिक्षक ने इतनी पी रखी है कि यह क्लासरूम तक भी नहीं जा पाया और परिसर में ही अपनी दुपहिया पर बैठा रहा। ग्रामीणों ने जब इस शिक्षक का वीडियो बनाया और शराब पीकर आने का कारण पूछा तो वह माफ़ी मांगने लगा। बहरहाल जब भविष्य गढ़ने वाले ही शराब के नशे में धुत रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे शराबी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। कैसे सर? ओ यादव जी, कैसे सर? कहाँ आए हैं आप? मतलब आप कहाँ आए हैं? अभी ड्यूटी में आए हैं? ओ गुरुजी, हेलो, सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? एक गुरुजी को बुलाओ, राम प्रताप शिक्षक जी को बुलाए, बुलाइए। सर, राम प्रताप सर, आइएगा 1 मिनट इधर आइए। आगामी 14 और 15 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आर्ट लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में 100 वक्ता और ढेर सारे कलाकार शामिल होंगे। कार्यक्रम की समन्वयक कल्पना शुक्ला ने बताया कि यह कार्यक्रम विभिन्न कला साधकों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में चेतन भगत, सत्य व्यास, अपूर्व बड़गैया और अनुराग बसु जैसे लोग शिरकत करेंगे। दिनांक 14 और 15 अक्टूबर 2022 को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रायपुर आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन में फिल्म के अलावा तमाम छत्तीसगढ़ के कला साहित्य जगत से जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाहर से भी कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे, चेतन भगत जी, सत्य व्यास जी, और उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम कमाया है, अपूर्व बड़गैया जी, अनुराग बासु जी, तमाम नाम इसमें शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी इस मंच में जगह मिलेगा। पहली बार ऐसा आयोजन छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर तो हो ही रहा है, पूरे देश में भी एक अपने आप में ये यूनिक फॉर्मेट है जिसमें डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की सिनर्जीज को सेलिब्रेट किया जाएगा। विभिन्न कला जो हैं उनको एक जगह पर एक वेन्यू में एक साथ एग्जिबिट किया जाएगा। पेंटिंग्स भी रहेंगी इसमें और हैंडवर्क शिल्पकारी जो होती है उसका भी स्टॉल रहेगा। तो ये तमाम तरह के मोर देन 100 स्पीकर्स और 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट है ये। और जो कलाकार जो हैं 100 तो वक्ता होंगे, कलाकार में इसमें काफ़ी भारी संख्या में शामिल होने वाले हैं।
बिलासपुर पुलिस ने मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि शहर के जसविंदर कुमार ने ऑनलाइन मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसका फायदा उठाते हुए ठगों ने उसके खाते से 4.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश दिल्ली में भी की, लेकिन पतासाजी के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के कटनी से गिरफ्तार किया गया। बेसिकली मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन इन्होंने फेक फाइनेंस जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे बजाज फाइनेंस, जो कि गूगल सर्च करने पर इस तरह की जो फेक वेबसाइट्स हैं ये पॉपअप होती हैं, और इस पर जब प्रार्थी ने अपनी डिटेल्स डाली तो इनके द्वारा मोबाइल से उससे संपर्क किया गया और प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य फ़ीस के नाम पर इससे 4.5 लाख रुपए पहले अपने खाते में डलवा लिए। और उसके बाद जब प्रार्थी को समझ में आया कि किसी प्रकार का लोन उसको नहीं मिल रहा है और वो ठगा गया है, तब ये FIR पंजीबद्ध हुई। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और जो एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे उनके बेसिस पर जब पता तलाश शुरू करी तो टीम पहले दिल्ली पहुंची और उसके बाद आरोपियों की तलाश करते हुए कटनी से इनको गिरफ्तार किया गया है।